हेलो फ्रेंड्स। अगर आपने अभी प्लस टू पास की है या प्लस टू कर चुके हैं पहले ही और आपकी एज 18 प्लस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको सीईटी एग्ज़ाम के बारे में। सीईटी का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ग्रुप सी पोस्ट, जो कि हरियाणा में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित की जाने वाली एक एग्ज़ाम है, जिसमें कॉमन एग्ज़ाम लिया जाता है ग्रुप सी की जो पोस्ट अवेलेबल है ना, जो वैकेंसी आती है उनके लिए। और अभी तो सरकार ने ग्रुप सी की जो सभी डिपार्टमेंट्स में ग्रुप सी की जो वैकेंसीज है वो सारी डाल दी है, तो लगभग 26,000 के आसपास वो वैकेंसी है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा ग्रुप सी में क्या कुछ है, सीईटी का सिलेबस क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसीजर है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जो ग्रुप सी की पोस्ट है उसके लिए कॉमन टेस्ट डिसाइड किया सरकार ने, और उसका नाम है सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि 12 जनवरी 2021 को बनाया गया था, लॉन्च किया गया था सरकार द्वारा। और अभी तक इसमें एग्ज़ाम नहीं हुआ है और ये एग्ज़ाम अब होना है अगस्त में। तो इसके लिए ये डिसाइड हुआ है कि इस एग्ज़ाम में चार टॉपिक लिए गए हैं जो कि सिलेबस में है। तो जान लेते हैं पहले इसकी लास्ट डेट कब है। ये इसकी लास्ट डेट है 8 जुलाई 2022। इससे पहले पहले अप्लाई करना है, और 13 जुलाई के आसपास शायद इसकी डॉक्यूमेंट आप फीस कंफर्मेशन कर सकते हैं। ये देखो लास्ट डेट इसकी कौन सी है, 8 जुलाई। और फीस कंफर्मेशन, ये आपकी फीस हुई है या नहीं हुई उसकी कंफर्मेशन आपको 13 जुलाई तक करनी है। इसके बाद में कोई भी चांस अवेलेबल नहीं है। और ये जो आप फॉर्म भर रहे हो ये सिर्फ सीईटी का एग्ज़ाम लेने का रजिस्ट्रेशन है। मतलब यहाँ पे आप अपनी जॉब की क्लेम नहीं कर सकते, जॉब की गारंटी नहीं है आपको। सिर्फ आप एक एग्ज़ाम दे रहे हो, उस एग्ज़ाम में जो आपकी परसेंटेज आएगी, जो मार्क्स बनेंगे, उसके हिसाब से दोबारा फिर आपको अप्लाई करना है। और उसके बाद में आपका टेस्ट नहीं होगा, लेकिन छोटा मोटा कोई स्किल है उसका टेस्ट हो सकता है। तो आगे जान लेते हैं। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सीईटी रिजल्ट, कमीशन शेल इनवाइट एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स based on the merit list of CET score to know whether the candidate is willing to appear for skill or written examination for that post। मतलब ये हुआ कि सीईटी के रिजल्ट के बाद में कमीशन दोबारा से आपसे इसी तरीके से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही, जैसे आप अभी ऑनलाइन फिल कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन इनवाइट करेगा। और फिर वो ये देखेगा कि जो पोस्ट एलिजिबल है, जिस पोस्ट की वो जो कैंडिडेट है, क्या उसका एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए, वो विलिंग है या नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आफ्टर द सेट रिजल्ट एलिजिबल कैंडिडेट शैल अप्लाई फॉर द पोस्ट इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल यूजिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर। मतलब जब आप इसमें पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, उसी नंबर से आप दोबारा से सीईटी का रिजल्ट आने के बाद में अप्लाई करोगे। और उसके बाद में आपको ये जो स्किल या रिटन एग्जामिनेशन है उसके लिए बुलाया जाएगा, और उसकी कट ऑफ डेट क्या होगी वो भी आपको एडवर्टीजमेंट में बताई जाएगी, मेंशन की जाएगी। विल आल्सो बी मेंशन्ड, मतलब वो एडवर्टीजमेंट में मेंशन की जाएगी जब आपसे दोबारा फॉर्म भरवाए जाएंगे वैकेंसी के लिए। ठीक है, इसकी जो कट ऑफ होगी वो क्लोजिंग डेट होगी। ठीक है, मतलब तब तक आपके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट होना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रुप सी में। तो ग्रुप सी में लगभग 26,000 वैकेंसीज की इन्होंने अप्रोक्सीमेट बताया। अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग, जो कि इसमें एनेक्सर एच में इनबिल्ट है। हम लास्ट में देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज है इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें रिजर्वेशन किसको मिलेगा, तो रिजर्वेशन जो हरियाणा के डोमिसाइल है, हरियाणा का जिसके पास डोमिसाइल है, केवल उसी को रिजर्वेशन में कंसिडर किया जाएगा। अदर स्टेट के उनको नहीं किया जाएगा। ये दे रखा है इसने, बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा स्टेट है। केवल हरियाणा के जो लोग हैं ना उन्हीं को SC BC BCB EWS ESP और PWD और ESM
जो कैंडिडेट होते हैं उनका मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरी है जो रिजर्वेशन है उनकी। ईएसएम होता है एक्स सर्विसमैन कोटा, मतलब जिनके पेरेंट्स एक्स सर्विसमैन है, जैसे पहले से कोई सर्विस में है, मिलिट्री में है, तो उनको एक्स सर्विसमैन का कोटा मिल जाता है। और ये पीडब्ल्यूडी पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है। ईएसपी शायद एक्स स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, ऐसा कुछ होगा इसका। और ईडब्ल्यूएस होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, बीसीबी हो गया, बीसीए हो गया और एससी हो गया। ठीक है, अगर कोई पीडब्ल्यूडी होगा पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये बताने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। पीडब्ल्यूडी मतलब पब्लिक पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर सर्टिफिकेट्स, मतलब इनको अपने सर्टिफिकेट देने चाहिए, अपलोड करने हैं इन सबको। आगे बात करते हैं हमें इसमें और क्या क्या मांगा गया है। तो इसमें जो काम की चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ आपको, वैसे तो बहुत है। एज का क्या है तो 18 से ऊपर होनी चाहिए आपकी, और बाकी जो भी वैकेंसीज आएगी उसमें निर्धारित की गई होगी वो आप देख लेना। रिलैक्सेशन एज है, एज में रिलैक्सेशन है तो वो टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट के द्वारा इश्यूड इंस्ट्रक्शंस हैं बस वही फॉलो की जानी है, मतलब टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे रही है वही होगी आपके लिए। और इसमें क्या खास है वो देख देते हैं। After successful submission of application, candidate can again take final print out of application form and e-चालान। अच्छा, आपने है ना इसको सबमिट करने के बाद में इसका प्रिंट आउट लेना है अपने लिए, और इसके ई-चालान का भी प्रिंट आउट लेना है। आपको ये प्रिंट आउट है ना वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेजना नहीं है। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली, मतलब ऑनलाइन ही भरना है आपको, ऑफलाइन नहीं भेजना है। ठीक है, लेकिन जब आपको HSSC मांगेगा ना, HSSC कमीशन, तभी आपको ये डॉक्यूमेंट देने हैं। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और कॉपी ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब ये एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर आपने हार्ड कॉपी भेजी है तो उसको नहीं भेजना, आपने केवल अपने पास रखना है फ्यूचर के लिए, और वो ज़रूरी है। कैंडिडेट मस्ट अपलोड देयर फोटो इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैविंग फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, मतलब आपकी फ़ोटो अपलोड होनी चाहिए, वो JPG फॉर्मेट में हो। ये अपने आप बना लेगा जो फार्म भरने वाले हैं, ये सेकंड वाला 3 मंथ्स ओल्ड ना हो, इनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप बना लेगा। लेकिन फ्रंट फेस की होनी चाहिए। फीस का दे रखा है तो फीस आपकी ऑनलाइन मोड में ही जमा होगी, उसका कोई और तरीका नहीं है। सेंटर्स वंस अलॉटेड एज पर एडमिट कार्ड विल नॉट बी चेंज्ड, आमतौर पे सेंटर है ना जो हरियाणा में वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही दिए जाने हैं इस बार है। तो आपको जो एक बार सेंटर अलॉट हो गया वो अलॉट हो गया, उसके बाद में आप ये मत सोचो कि मैं तो फतेहाबाद का हूँ, मुझे हिसार आ गया, भिवानी आ गया। आपको जो भी सेंटर दिया गया वहीं पे आपका एग्ज़ाम होगा। अब जो सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं वो कौन कौन से हैं, तो सर्टिफिकेट फॉर एप्लीकेंट हुज फादर हैज़ डाइड, मतलब किसी के फादर की डेथ हो गई है तो उसका सर्टिफिकेट तहसीलदार या नायब तहसीलदार से होना चाहिए। ये परफॉर्मे दे रखे हैं इस पूरे एडवर्टीजमेंट की जो बुकलेट है ना उसके लास्ट में। विडो सर्टिफिकेट ये भी तहसीलदार से होना चाहिए। विमुक्त जाति और टपरीवास जाति सर्टिफिकेट ये भी तहसीलदार से होना चाहिए। ठीक है, अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में कोई अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है बाय कंसर्निंग अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो उसका भी है ना वो कंसर्निंग मतलब कंसर्न्ड ऑफिसर है उससे बनवाओ। दूसरा है नो वन इन फैमिली इन जॉब गवर्नमेंट जॉब, तो उसका भी तहसीलदार से होना चाहिए, जो प्रॉपर जनरल से पटवारी वगैरह से स्कूल से लिखवा के बनाया जाता है। इसके आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो आपको देना है। एक तो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है 12th की, दूसरा आपको 10th की मार्कशीट की जो फोटोकॉपी भी अपलोड करनी है, उसमें डेट ऑफ बर्थ ये कंसिडर करेंगे। और बाकी जो आपके SC BC की या
नो जॉब सर्टिफिकेट है, आप कोई भी वेटेज लेना चाहते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं। आगे देख लेते हैं, ये हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। अब सीईटी का सिलेबस क्या है। तो सीईटी में नंबर 1 पे है जनरल अवेयरनेस, मतलब सामान्य जागरूकता। इसमें आपके लिए सभी सेक्टर के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री, भारत और उसके पड़ोसी देश हो गए, स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब कि भारतीय संविधान और राजनीति, मतलब ये लोकसभा एमएलए एमपी क्या होते हैं, संविधान के बारे में। आर्ट एंड कल्चर होगी, ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, जनरल पॉलिसी होगी, सामान्य जो नीतियाँ वो, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं, जो आपके WHO है, UN है, वो सारे, इन्वायरमेंट है, ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट इवेंट्स है, जनरल साइंस है, कंप्यूटर लिटरेसी और ETC लिख रखा है, मतलब इत्यादि। तो बहुत कुछ है, ये वाइड एरिया होता है जनरल अवेयरनेस का, इसको पकड़ नहीं सकते। इसको जनरल अवेयरनेस के लिए GS बोलना चाहिए, जनरल स्टडी, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जब हिस्ट्री है तो वो कुछ छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ा व्यापक इसका क्षेत्र है। रीजनिंग देख लेते हैं। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। तो आपकी तर्क शक्ति में ये सारी सिमेट्रिक है, क्लासिफिकेशन है, वेन डायग्राम, ड्राइंग, ये सारी मतलब फिगरल सीरीज है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस है, अर्थमेटिक नंबर सीरीज है, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्ड बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडिंग होगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एबिलिटी में आपसे मैथ पूछा जाएगा, जो कि 10th और +2 तक का हो सकता है। उसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स हैं, ये सारे टॉपिक्स इसमें हो गए हैं। फ्रैक्शंस हैं, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, LCM, HCF, रूट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे, साधारण ब्याज है, मिक्सर है, और ग्राफ्स है, टेबल्स है, टाइम है, जियोमेट्री, अलजेब्रा, ये सारे टॉपिक्स इसमें मिले होंगे आपको। मतलब अंकगणित और बीजगणित दोनों मिक्स होते, ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें दी हुई है। तो टाइम एंड वर्क मतलब काम और समय भी इसमें है। अब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ब्लैंक्स है, स्पॉट एरर, सिनोनिम है, होमोनिम्स है, एंटीनिम्स है, स्पेलिंग्स है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स हैं, ईडियम्स है, फ्रेजेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। क्लोज टेस्ट है, कंप्रीहेंशन पैसेज है, तो ये टेंस वगैरह ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। और हिंदी का जो सिलेबस है वो भी वास्ट है, मतलब काफ़ी फैला हुआ है। इसमें आपसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, एक शब्द ने, एक शब्दों के लिए एक शब्द ने, कार्ती और विराम चिन्ह वगैरह सारे इसमें पूछे जाएंगे आपसे। जनरल नॉलेज ऑफ स्टेट, मतलब इसके बाद में हरियाणा का जो जनरल नॉलेज है उसके बारे में पूछा जाएगा। लिटरेचर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, कल्चर, ये सारी चीज़ें हैं। कस्टम्स हैं, तो ये रिवाजें वगैरह, नॉर्म्स है, ये सारी हरियाणा की है, इनके बारे में पूछा जाएगा। एग्जामिनेशन का इसमें बता रखा है, आपने जो सिलेबस देखा वो सिलेबस बहुत वास्ट है, उसको आपने करना है। ये आपसे बताया गया है कि आपने इनमें से कोई एक आईडी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में ओरिजिनली आप एडमिट कार्ड के साथ एग्ज़ाम देने जाओ तब आपको लेके जाने हैं। आगे देखते हैं अपने पोस्ट प्रेफरेंस है, मतलब 26,000 जो वैकेंसी हैं आपको CET क्लियर करने के बाद में दोबारा से अप्लाई करना है। उन 26,000 वैकेंसी में से आपने डिपार्टमेंट चूज करने हैं, भी कौन कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने PWD डिपार्टमेंट देख लिया, तो उसने 1 नंबर अपनी चॉइस भेज दी, मतलब PWD डिपार्टमेंट में उसको कहीं भी अगर पोस्ट वैकेंट हुई तो उसको मिलेगी। 2 नंबर उसने एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दिया, तो 2 नंबर में अगर उसको 1 नंबर में नहीं मिली जगह तो 2 नंबर में उसको मेरिट के हिसाब से जगह मिलेगी, चाहे उसको कहीं भी पोस्ट वैकेंट हो उसको वहीं जाना पड़ेगा। तो ये भी आपको देख के करना है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बात करते हैं कि और इसमें आपके लिए क्या हो सकता है। ये आपके लिए सज़ा का प्रावधान है, अगर आप मेल प्रैक्टिस करते हैं, मतलब चीटिंग वगैरह करते हो एग्ज़ाम में, तो आपको बैन किया जा सकता है, डीबैन किया जा सकता है। कितने 5-5 साल के लिए, कहीं 4 साल है, कहीं 3 साल है। तो ये जो कमीशन का डिसीजन है वो अल्टीमेट है, मतलब इसके बाद में कोई डिसीजन एलिजिबल नहीं हो, एप्लीकेबल नहीं होता है, बस कमीशन का डिसीजन हो गया वो फाइनल है। आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लेनी है, जो भी आपके रोल नंबर स्लिप पे हो। अब देख लेते हैं आपने, ये एनेक्चर दिया, मतलब ये परफॉर्मे दिए हुए हैं। फिजिकल लिमिटेशन
एज एन एग्जामिनी टू राइट, ये कोई दूसरा व्यक्ति उसकी जगह लिखने के लिए होता है, वो है। तो ये है अंडरटेकिंग यूजिंग ओवन सब्सक्राइब, ये कोई अपना यूज करना चाहता है, मतलब कोई लिख नहीं सकता तो उसके लिए है। हुज फादर हैज डाइड, ये जिसके पापा की डेथ हो गई है उसका सर्टिफिकेट है, जो कि तहसीलदार या इनसे बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने कौन से हैं। एप्लीकेंट हुज फादर हैज डाइड, ये भी है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का, ठीक है। और ये भी है, दोनों में से आप कोई भी बनवा सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और ये है विडो सर्टिफिकेट, कोई विधवा का सर्टिफिकेट बना के लगाना चाहता है तो वो भी इसमें लगा सकता है, लेकिन ये इसी तरीके से लगाए जाएंगे। और ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपका, ये सर्टिफिकेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये नो जॉब सर्टिफिकेट है, इसको भी आपने तहसीलदार से बनवाना है। इसके लिए देखो ये बना हुआ है 5% वेटेज प्रोवाइडेड, 5% वेटेज दिया जाएगा इनको, ठीक है। ये जितने भी डिपार्टमेंट्स है यहाँ इन सब में, ठीक है। ये देखो आगे बाद में उसमें बहुत कुछ है जो आपके लिए है। इसके बाद में है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये भी एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर कोई है तो इस टाइप का, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे बनवाने हैं। और ये इसका गजट नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए CET की पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।